हेलो फ्रेंड्स, मिशन क्रैक द गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महेश कुमार बरनवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 8 तक के बुक का टॉपिक वाइज रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस सेक्शन की पूर्ण तैयारी के साथ रिवीजन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग इतिहास किसे कहते हैं ये जानते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। आगे, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय दिया जाता है। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगत की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्रियों ने भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया। चीनी यात्रियों ने भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को इपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास B.S. स्मिथ ने तैयार किया। फ्रेंड्स, यहाँ हम इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांट करके देखेंगे। इतिहास, इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्यैतिहासिक काल कहा जाता है, तथा 600 ईसा पूर्व से आगे तक, मतलब अब तक का ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की विशेषता है कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। मतलब प्रागैतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य होता है वो उपलब्ध नहीं था। इसका एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। आद्यैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, यह अपठनीय है। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध है, जिसके कारण पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। आगे,
प्राचीन इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग किया। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। आगे, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। आगे, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म के कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। आगे, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नारद मुनि से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद मुनि से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक के रूप में माना जाता है। आगे, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धनांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धनागिनी कहा गया है। आगे, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। प्रारंभ में श्लोक थे 8800 और इसका नाम था जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। जब इसके श्लोक की संख्या 1,00,000 हो गई तब इसका नाम सप्तसहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से शिलालेखों के अध्ययन का अभिप्राय है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? ह्वेन-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन। फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे प्रमुख अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। ऐहोल अभिलेख
पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का है। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया सुदर्शन झील का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख गुप्त के द्वारा बनाया गया है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन के द्वारा बनाया गया है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा बनाया गया है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के द्वारा बनाया गया है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख के बारे में किससे जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन शी यू की में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो हर एग्जाम में लगभग पूछता है। आगे, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजा नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजा नियुक्त किया था। मार्क पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्क पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। देखिए आगे हम लोग जानेंगे चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखक भारत के बारे में क्या क्या वर्णन करके गए हैं? फहियान भारत में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। उन्होंने भारत की दशा पर विवरण लिखा। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने यह प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल की देव निर्मित बताया। फ्रेंड्स, यहाँ हम फहियान के बारे में जान रहे हैं। फहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था और गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। अगला यात्री जो है वो है ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहे। इनकी पुस्तक है सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख का वर्णन है सी यू की में। ह्वेन-सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये हमेशा पूछता है कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो ह्वेन-सांग। इसे यात्रियों का राजकुमार, ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अगला यात्री इति सॉन्ग था जो 673 से 675 तक भारत में रहा। इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखी। ये क्या किया? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखी इसने। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। यह क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और हमेशा अध्ययनरत रहा।
आगे, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास का यह टॉपिक का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और प्राचीन भारत का अगला सार संग्रह का वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। चैनल पर बने रहने के लिए मिशन क्रैक दी गोल को सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब